हाँ दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। यह अधिनियम संख्यांक 104 है। 30 दिसंबर 1956 को यह बना, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और उसी दिन से ही ये लागू हो गया। इसमें 22 धाराएं हैं। हम बहुत ही आराम से इसको जो है पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, सबसे पहले देख लें। अनैतिक व्यापार का निवारण करने के लिए 1950 की मई के 90 दिन 9 मई को न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुई, जिसमें सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। तो उसको प्रभावी बनाने के लिए भारत में जो है यह अधिनियम बनाया गया। ठीक है, तो 7वें वर्ष में बना दिया गया ये। तो 50 + 6 1956 बना और 1 प्लस उसमें करना पड़ा। 7वें वर्ष में ये अधिनियमित हुआ। इसका नाम विस्तार और प्रारंभ 1956 कहा जाएगा। यह अधिनियम अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर और ये उसी दिन ही प्रवृत्त हो गया, यानी 30 दिसंबर 1956 को ही प्रवृत्त हो गया। तो इसमें परिभाषा, मेन परिभाषा देख लें। पहले है वेश्यागृह की परिभाषा। तो वेश्यागृह की परिभाषा के अंदर कोई भी कमरा आता है, सवारी स्थान, माना गाड़ी, कार, सब कुछ आ सकता है इसमें। कोई भी घर, कमरा स्थान का या कमरा स्थान या सवारी का जो है भाग अभिप्रेत है। ठीक है, जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति के अभिलाभ के लिए अथवा 2 या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए किया जाता है। कोई मकान, घर या सवारी वाहन का प्रयोग या तो किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए या कम से कम 2 महिलाओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए अगर लैंगिक शोषण या दुरुपयोग किया जाता है तो ये अनैतिक व्यापार कहलाता है, वेश्यागृह कहलाता है। अनैतिक व्यापार यानी इमोरल ट्रैफिक, जो वैलिड नहीं है ऐसा व्यापार करना अनैतिक व्यापार कहलाता है। और ये देह व्यापार, जैसे आप जानते हो, ये देह व्यापार है। ठीक है, इसमें जिस्म की खरीद फरोख्त होती है, लोग पैसे देके जो है और महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ, ये ध्यान रखना कि वेश्यावृत्ति केवल महिलाओं के द्वारा नहीं की जाती है, पुरुषों के द्वारा भी वेश्यावृत्ति की जाती है। और ये दोनों के लिए अधिनियम है, दोनों पर लागू होता है। महिला एवं पुरुष दोनों ही जो पैसे लेके ये कहना चाहिए कि सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं या इस तरीके का कुछ करते हैं, तो ये जो है वेश्यावृत्ति कहलाती है। और वेश्यागृह मैंने आपको परिभाषा बता दी है। तो इसमें बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 16 वर्ष से कम का जो है बालक कहलाएगा। सुधार संस्था से ऐसी संस्थाएं धारा 21 के अधीन बनाई गई हैं। मजिस्ट्रेट से ऐसा कोई मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है जो उस धारा जिससे यह पद आता है प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अनुसूची के 2य स्तंभ में सक्षम में निर्दिष्ट किया गया, जो अनुसूची के 1म स्तंभ में निर्दिष्ट है। अनुसूची दी गई है, उसमें सिस्टम बना है, उसके हिसाब से मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा। वयस्क वो है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और बालक वो है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और अवयस्क वो है जिसने 16 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो 3 है इसमें, बालक, वयस्क और अवयस्क। बालक माने 16 साल से कम का, इसमें लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। अवयस्क 16 का हो गया लेकिन 18 का नहीं हुआ है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की। ठीक है, बेहद की परिभाषा कोई पढ़ने की परिभाषा नहीं होती है। इसके बाद आती है कि वेश्यावृत्ति क्या कहलाएगी। अभी हमने वेश्यागृह की परिभाषा पढ़ ली थी। 2F में जो है वेश्यावृत्ति की परिभाषा है। वेश्यावृत्ति से व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग अभिप्रेत है। व्यक्तियों का लैंगिक शोषण काय के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए। व्यापार चल रहा है इसलिए इसका लैंगिक शोषण और दुरुपयोग हो रहा है, और वेश्या पद के अनुसार तदर्थ लगाया जाएगा, वही वेश्यावृत्ति कहलाएगी। ठीक है, वेश्या कौन कहलाएगी? जो वेश्यावृत्ति करेगी, पैसे लेकर जो जिस्म की खरीद फरोख्त करेगी, या जो व्यक्ति पुरुष होते हुए अपना जिस्म पैसे के लिए उपयोग कराएगा, किसी के लिए दुरुपयोग कराएगा, लैंगिक शोषण कराएगा, तो वो वेश्यावृत्ति मानी जाएगी और वो पुरुष या महिला जो है वेश्या माना जाएगा। संरक्षागृह
की परिभाषा है, ये संरक्षक गृह से किसी नाम से ज्ञात कोई संस्था, किसी भी नाम से कोई संस्था, जैसे में ऐसे व्यक्तियों को जो यहाँ से छुड़ा के ले जाए जाते हैं कि और उनको रखा जाता है वहाँ पर, तो ये सुरक्षा गृह कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन संरक्षा गृह के अंतर्गत निम्न नहीं है कोई आश्रय जहाँ विचाराधीन कोई इस अधिनियम के अनुसार रखा जाए, या कोई सुधार संस्था या आश्रय गृह इसके अंतर्गत नहीं आती है संरक्षा गृह के अंतर्गत। इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखने की कोई बात नहीं। अब आइए सार्वजनिक स्थान, तो वो है जहाँ कोई भी व्यक्ति अधिकार पूर्वक पहुँच सकता है, वो सार्वजनिक स्थान कहलाता है, इतना आप ध्यान रखना। विशेष पुलिस अधिकारी, ठीक है, विशेष पुलिस अधिकारी की अधिनियम के अधीन जो शक्तियाँ दे दी जाती है विशेष पुलिस अधिकारी बन जाता है। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, ये इम्पोर्टेंट थोड़ी सी चीज़ है। ठीक है, तो दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा धारा 13 धारा 4 के अधीन नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है। धारा 13 भी पढ़ेंगे अपन, उसका जो 4 पॉइंट में कोई अधिकारी नियुक्त होता है तो वो कहलाता है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी। 2 का कोई मतलब नहीं है, अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू है, इसलिए इस धारा कोई मतलब नहीं है। आते हैं वेश्यागृह चलाने या परिसरों को वेश्यागृह में प्रयुक्त करने के लिए दंड। जो कोई वेश्यागृह चलाएगा या अपने परिसरों को वेश्यागृह के रूप में उपयुक्त करने देगा, उसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 3 में की गई है। यदि कोई व्यक्ति जो कोई वेश्यागृह चलाता है या उसका प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, अथवा उसको चलाने या उसका प्रबंधन में काम करता है या सहायता करता है, वह प्रथम दोषसिद्धि पर 1 वर्ष से न्यून और 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास तथा जुर्माना 2000 रुपये तक का हो सकता है। और दूसरी बार में 2 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी, और कठोर कारावास से जिसके लिए जुर्माना 2000 रुपये तक का हो सकता है। तो जो कोई वेश्यावृत्ति चलाएगा या अपने परिसर को, अपने मकान को, अपने स्थान को उसमें उपयोग होने देगा, वह पहली बार में कम से कम 1 वर्ष की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष की सज़ा, दूसरी बार में कम से कम 5 वर्ष की सज़ा और 2 वर्ष की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष की सज़ा, और दोनों में जुर्माना 2,000 रुपये है। ठीक है, तो ये दंड हो गया। अब धारा 2 आती है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब फिर भी थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में और जो है देख लेते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे किसी परिसर का विधारी पट्टा अधिभोगी या भारसालक व्यक्ति होते हुए ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति, इसमें सब ऐसा है कि जो पट्टाधारी है, मतलब पट्टा जिसने लिया है, वो जानबूझकर इसका उपयोग करेगा या उपयोग का होने देगा, मकान मालिक इसका उपयोग कर लेंगे, सब जो है प्रथम दोषसिद्धि पर 2 वर्ष के कारावास के लिए या और 1000 रुपये के जुर्माने के लिए, और दूसरी बार में 5 वर्ष की सजा के लिए और जुर्माने के लिए दंडित होंगे। ऐसा इसमें लिखा है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम, इसके लिए थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा 2 का, कि उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह अवधारणा की जाएगी कि उपधारा खंड के खा में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति यथा स्थिति परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में उपयोग किए जाने के लिए जानबूझकर, मतलब यदि कोई वेश्यावृत्ति आपके घर में पकड़ी जाती है तो ये अवधारणा की जाएगी कि आप करवा रहे थे, जब तक आप साबित न कर दें कि आपको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं धारा जो है 4 पर, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह करने के लिए दंड। जो वेश्यावृत्ति के पैसों से अपना जीवन चला रहा है उसके लिए दंड है धारा 4 में। तो वेश्याएँ चाहे महिला हो पुरुष, ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 4 में की गई है। 18 वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर पूर्णतः या भागतः जीवन निर्वाह करे, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम का नहीं किसी वेश्यावृत्ति के पैसे से अपना जीवन निर्वाह करेगा, ठीक है, पूर्णतः या आंशिक, वह कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तो इतनी सजा हो गई, आप पैसा खा रहे हो, लेकिन जिसकी वेश्यावृत्ति का आप पैसा खा रहे हो वो लड़की,
ख़ास तौर पर लड़कियां ही होती हैं, लड़के तो कम होते हैं। अगर 16 वर्ष से कम की है तो वहाँ पर 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, वह 10 वर्ष तक हो सकेगी। ऐसा जो है इसमें प्रावधान है। अन्यथा की स्थिति में 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा। जहां 18 वर्ष से अधिक आयु किसी व्यक्ति की बाबत यह साबित हो जाता है कि वह किसी वेश्या के साथ निवास करता है या अव्यवस्था उसके संग में रहता है या किसी वेश्या की गतिविधियों का ऐसी रीति से नियंत्रण निर्देशन करता है या उन पर असर डालता है जिससे वह दर्शित होता है कि ऐसा व्यक्ति उसे वेश्यावृत्ति करने के लिए सहायता दे रहा है या दुष्प्रेरित या विवश कर रहा है, किसी वेश्या के निमित्त दलाल या कुटना के रूप में कार्य कर रहा है, तो यह सब प्रतिकूल साबित न। देखो, उपधारणा की बात की जा रही है। जब आप किसी वेश्या के साथ रह रहे हो, हमेशा उसके साथ में रहते हैं और आप उसके निर्देशन पर वो काम कर रही है, जहां आप उसे भेज रहे हैं वो जा रही है, पैसे आपको मिल रहे हैं, दल्ला आप बने हैं, ठीक है, और कुटना के रूप में भी आप कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी उपधारणा की जाएगी कि आप उसके पैसे से खा रहे हैं। ठीक है, जब तक आप साबित ना कर दो कि हम उसके पैसे से नहीं खा रहे हैं। अब आती है धारा 5, व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना। उपाप्त करना माने प्राप्त करना, ले जाना कहीं पर भी ले जा रहे हैं। उत्प्रेरित करना, और उसको उत्प्रेरित करना कैसे? उसको बहलाया फुसलाया कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, शान मिलेगी, शौकत मिलेगी, चलो आज हम इसके यहाँ ले चलते हैं, उसके यहाँ वो इतना पैसा देगा। तो ये सब जो है धारा 5 में इनका वर्णन है। किसी व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपाप्त करेगा, उपाप्त करने का प्रयत्न करेगा, चाहे उसकी सहमति से, चाहे वो अपनी सहमति से आया हो तुम्हारे पास या बिना सहमति के आया हो, वो सब का के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कौन किसी भी स्थान पर जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी वेश्यालय का अंतर्वासी हो जाए या उसमें प्राय जाता रहे। आपने जैसे मान लो उसको उत्प्रेरित कर दिया कि यहाँ पर ये महिला रहती है, इसकी यहाँ वेश्यावृत्ति होती है, तो आप यहाँ पर जा सकते हो या परमानेंट वहीं पर रहो, आपको वहाँ पर अच्छा पैसा मिलेगा। किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे, वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन पोषण किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा या लेवाएगा। किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराएगा या कराने के लिए उत्प्रेरित करेगा। अब ऐसी स्थिति में कम से कम 3 वर्ष की सजा, ठीक है, और 3 वर्ष से कम की नहीं होगी और 7 वर्ष तक की जो है सजा इसमें हो सकेगी। ठीक है, ऐसा जो है इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर यही और 2000 रुपये तक का जो है दंड दिया गया है, ठीक है, लेकिन यही काम अगर किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, उसको ले जा रहा है, आप उत्प्रेरित कर रहे हो, इस धंधे में फंसा रहे हो, तो कम से कम 7 वर्ष की सज़ा और अधिकतम 14 वर्ष की सज़ा इसमें मिल सकती है। और यदि यही व्यक्ति बालक है, 16 साल से कम आयु का है और उसके साथ किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, उत्प्रेरित किया है और वेश्या घर में ले गया है, उससे वेश्यावृत्ति कराई है उसकी बिना सहमति के, तो 7 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी। इसके बाद अवयस्क है, मान लो उसने 16 साल की आयु तो पूरी कर ली लेकिन 18 की नहीं की है, तो 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 14 वर्ष तक की हो सकेगी और कठोर कारावास जो है ये होगा। इस धारा के अधीन अपराध उस स्थान पर विचारणीय होगा जहां से व्यक्ति को प्राप्त किया जाता है, जाने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है या ले जाया जाता है या लेवा जाया जाता है, अथवा जहां से व्यक्ति को प्राप्त करने या ले जाने का प्रयत्न किया जाता है। इन सब स्थानों में केस जो है दायर हो सकता है। उस स्थान पर विचारणीय होगा जहाँ उत्प्रेरणा के फलस्वरूप लाया गया है या ले जाया गया है, ले जाने का प्रयत्न किया गया है। आती है धारा 6, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहाँ वेश्यावृत्ति होती है। किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना, वहाँ पर अंदर रख के ताला लगा देना या जबरदस्ती धमकी पूर्वक वहाँ रखना जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है। जो कोई अन्य व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना किसी वेश्यागृह में निरुद्ध करेगा या किसी परिसर में या पर इस आशा से निरुद्ध करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे व्यक्ति का पत्नी या पत्नी नहीं है मैथुन करे। किसी वेश्यागृह में आपने उसको घुसेड़ दिया और वो लड़का है तो उसकी पत्नी नहीं है और लड़की है तो उसका पति नहीं है और उसके साथ ज़बरदस्ती आपको संभोग कराया जा रहा है, मैथुन कराया जा रहा है।
ठीक है, सेक्स के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है, तो प्रथम दोषित्ति पर क्या होगा, 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, या जो 10 साल या 10 साल तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय पर्याप्त कारणों से यह सजा जो है 7 वर्ष से कम भी कर सकता है। धारा 2, जहाँ कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में किसी बालक के साथ पाया जाता है वहाँ तब तक 10 वर्ष सावध न कर दिया जाए। यह अवधारणा की जाएगी उसने एक के अधीन कोई अपराध किया है। किसी वेश्यागृह में किसी बालक को लेकर अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह उसे वेश्यावृत्ति निरुद्ध करने के लिए ले गया था और वहाँ पर उसे मैथुन कराने के लिए ले गया था। जहाँ किसी वेश्यागृह के अंदर पाया गया किसी बालक या अवयस्क की चिकित्सा परीक्षा पर उसके साथ लैंगिक दुरुपयोग किए जाने का पता चलता है, वहाँ वह तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। यह अवधारणा की जाए कि उस बालक या अवयस्क को यथास्थिति वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध किया गया है या उसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण किया गया है। अगर किसी वेश्यागृह में कोई बालक पाया जाता है या अवयस्क पाया जाता है, 16 साल से कम की लड़की या लड़का या 18 साल से कम की लड़का या लड़की पाया जाता है और उसका मेडिकल होता है और उसमें ये पाया जाता है कि इस लड़का या लड़की के साथ सेक्स हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस वेश्यावृत्ति के लिए ही उसका लैंगिक शोषण हुआ है। ऐसी अवधारणा की जाएगी। 3 आती है, किसी व्यक्ति के बारे में यह अवधारणा की जाएगी कि वह किसी स्त्री लड़की को ऐसी वेश्यावृत्ति में या अपने विधि सम्मत पति से भिन्न किसी आदमी के साथ मैथुन के प्रयोजनों के लिए किसी परिसर में निरुद्ध किया गया था। उसके आभूषण पहनने के कपड़े धन या संपत्ति को उससे निर्धारित करता है। मान लो कोई महिला है, उसके आभूषण कपड़े वगैरह उससे ले लेता है तो ऐसा माना जाएगा कि वेश्यावृत्ति कराया जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कोई महिला को ले गए, उसके कपड़े ले लीजिए, गहने ले लिए, अब उसको जाने नहीं दे रहे हो आप, तो ये माना जाएगा कि आपने उसको निरुद्ध कर लिया है वेश्यागृह में। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा या निर्देश से उसे उधार दिएगा या प्रदान किया किसी आभूषण पहनने के कपड़े धन या अन्य संपत्ति को उसके द्वारा ले जाने की दशा में उसे कार्रवाई की धमकी देता है। उधार दिया, पैसा दिया, आभूषण दिए, कपड़े दिए, अब बोल रहे हो ये कपड़े पहन के जाओगी तो हम कपड़े ले लेंगे या तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, तो वो नहीं जा पा रही है बेचारी, तो ये माना जाएगा कि ये उसको निरोध किया गया है। और ऐसी लड़की की अगर वो ले जाती है तो उसके खिलाफ वसूलने के लिए कोई व्यक्ति जो है सिविल वाद भी नहीं ला पाएगा। 6(4) इसका वर्जन करती है। अब आती है सार्वजनिक स्थान में उसके समीप वेश्यावृत्ति। धारा 7, अब सार्वजनिक स्थान में उसके समीप वेश्यावृत्ति कोई करेगा कराएगा तो ज़्यादा दंड की व्यवस्था है। देखो, वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति ऐसे किन्हीं परिसरों में की गई, करने वाला कराने वाला, ठीक है, जो इनको सार्वजनिक क्षेत्र घोषित किया गया है। जो किसी सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल, शैक्षणिक संस्था यानी स्कूल वगैरह, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या गृह या किसी अन्य प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर, जैसे पुलिस आयुक्त या कलेक्टर वेद रीति से इस निमित्त अधिसूचित करे, कारावास और जिसकी अवधि 3 मास तक हो सकी। ये अतिरिक्त दंड मिलेगा। अगर वही अपराध आपने सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर के बाहर किया है तो ऊपर लिखे कारावास मिलेंगे, और अगर अंदर किया है तो वो तो मिलना ही, साथ में 3 वर्ष की 3 माह की सजा अलग से जो है आपको मिलेगी। जहाँ धारा 1 के अधीन किया गया कोई अपराध किसी बालक या अवयस्क की बाबत है तो वहाँ फिर जो है 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी। ठीक है, परंतु विशेष न्यायालय कारण से न्यायालय जो है उसकी कम भी कर सकता है सजा। कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुए वेश्याओं को अपने व्यापार प्रयोजन के जानबूझकर ऐसे स्थान आश्रय लेने वहाँ रहने देगा। कोई सार्वजनिक जो स्थान बताए गए हैं, अस्पताल वगैरह या मकान वगैरह या स्कूल वगैरह, जानबूझ के अगर वो वेश्याओं को रखते हैं, वहाँ पर वेश्यावृत्ति होने देते हैं, बोलते हैं कि आप तो आओ हमारे यहाँ इतना कमीशन देते जाओ और हमारे यहाँ जो करना है करो, तब खंड उपधारा 1 के निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों का अभिधारी पट्टीदार ये सब वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रयोजन होने दे रहा है। ठीक है, और सी निर्दिष्ट किन्हीं परिसरों के स्वामी पट्टा, ये पट्टे अट्टे वालों के लिए है। भूमि स्वामी जानबूझकर पता है कि वेश्यावृत्ति कर रही हो, अपना मकान किराए पर दिए हैं, तो प्रथम दोषसिद्धि पर इसकी कारावास जिसकी वही 3 मास की हो सकेगी, जुर्माने से 200 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दूसरी पश्चातवर्ती दोषसिद्धि में कारावास जिसकी वही 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माना 200 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। और ये
होटल वगैरह के लाइसेंस 1 वर्ष तक के लिए निलंबित हो सकते हैं। दोस्तों, आप सजा के प्रावधानों को ज़्यादा मतलब गौर नहीं करना। अगर नहीं ही याद हो तो कोई बात नहीं, अलग से प्रत्येक एक्ट की जो है सजा यानी पनिशमेंट पे अलग से वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी होटल वाले ने किसी बालक या अवयस्क के साथ ऐसा कराया है तो उसका निलंबन, उसको लाइसेंस रद्द भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं धारा 8 पर, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना या याचना करना। इस धारा में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो भी इसको पढ़ाने के बाद में आपको बताऊंगा। जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देते हुए ऐसी रीति से यहाँ पर वेश्याएँ हैं, जो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, अंग विक्षेप द्वारा इशारे करके ये जो है वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त करती हैं, याचना करती हैं। कई वेश्यालय जहाँ होते हैं, वेश्याओं के मोहल्ले होते हैं, छत पर बैठकर अपने अंग प्रदर्शन करती हैं और बुलाती हैं कि हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, इतने रेट में होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरीके से हम ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, और पुरुष भी ऐसा करते हैं। तो ये धारा 8 के अंतर्गत जो है अपराध माना जाता है। शब्दों अंग विक्षेप अपने शरीर को जानबूझकर अभिदर्शन द्वारा, चाहे किसी भवन या किसी घर, खिड़की या बालकनी पर बैठकर या किसी अन्य रीति से या अन्यथा किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए प्रलोभित करेगा या प्रलोभित करने का प्रयास करेगा, अथवा उसका ध्यान आकर्षित करेगा या आकर्षित करने का प्रयास करेगा, या वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को याचना करेगा या छेड़छाड़ करेगा, अथवा घूमता फिरता रहेगा या ऐसी रीति से कार्य करेगा जिससे आसपास रहने वाले या ऐसे सार्वजनिक स्थान में होकर जाने वाले व्यक्तियों के बाद, कोई सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं, लोग भाई आप तो बालकनी पर बैठी हैं या बैठे हैं, वहाँ से तो शरीफ आदमी कैसे जाएगा? कोई अपने पिताजी की या माता जी के साथ जा रहा है और आपने उसको बुला लिया कि आ जाओ भाई, तब ऐसी स्थिति में जो है प्रथम दोषसिद्धि पर 6 माह तक की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना है। द्वितीय पश्चातवर्ती में 1 वर्ष तक की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना है, ठीक है। लेकिन जो ये अपना पुरुष है, पुरुष के लिए 7 दिन से कम की सजा नहीं होगी, किंतु 3 माह तक की हो सकेगी। तो दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि धारा 8 इस एक्ट की ऐसी धारा है दुनिया की जिसमें पुरुष को कम सजा है और महिला को ज़्यादा सजा है। अगर पुरुष याचना करता है कि हमारे यहाँ आओ वेश्यावृत्ति करने, तो उसको 3 माह से ज़्यादा की सजा नहीं होगी, लेकिन वही काम महिला करती है तो 6 माह तक की हो सकेगी और द्वितीय में 1 वर्ष तक की हो सकेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रख लेना क्योंकि इसमें विशेष बात है। धारा 9, अभिरक्षा में के व्यक्तियों को विलुप्त करना। अभिरक्षा मानक कस्टडी में जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की अपनी अभिरक्षा अपने आवाराधीन या देख रेख में रखते हुए, उस पर प्राधिकार है देख रेख में रख रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद जैसे मान लो मास्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब होते हैं, कोई चाचा हो गया जो इसके साथ महिला रहती, कोई पिता हो गया, या मतलब कोई बड़ा भाई हो गया जिनकी देख रेख में रहती हैं, और वो उससे वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त करेगा, सब उसकी सहायता करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, तो 7 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी और जो आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा, लेकिन न्यायालय इसको कम भी कर सकता है। सदाचार की परिवीक्षा पर समर्थता पर देकर नियुक्ति करना, इस लड़की अनैतिक व्यापार दमन संशोधन अधिनियम धारा निरसित हो गया। धारा 10 कोई मतलब नहीं है इसका। सुधार संस्था में अनुरोध, ये धारा 10 का है। जो कोई मतलब इसमें ये है कि सुधार संस्था में निरोध रखा जाएगा। कोई महिलाएं में पकड़ी जाती हैं तो उनका क्या करेंगे, उन्हें सुधार संस्था में रखाया जाएगा, काम धंधा सिखाया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब तत्पूर्व सिद्ध दोष अपराधियों के पते की सूचना, जो कोई संबंधित अपराध करते हैं उनके पते की सूचना रहेगी कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। 5 वर्ष तक, अगर जैसे जब होने के बाद 5 वर्ष तक जो है इनकी ऐसी कंडीशन रहेगी। इसमें कोई अगर ये कोई बदलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जो है इनके बारे में पते की सूचना देना पड़ेगी संबंधित अधिकारी को। लेकिन अगर जो इनके विरुद्ध दोषसिद्धि का आदेश हुआ है वो अपील में उलट दिया जाता है तो ये सूचना पते पर देना भी, ये भी उलट जाएगा। और अगर अपील में दोष सिद्ध पाया जाता है तो सब बरकरार रहेगा फिर, ठीक है।
अभ्यासक अपराधियों के से सदाचरण की प्रतिभूति ये भी निरसित हो चुकी है 12 धारा। अब आती है धारा 13 सीधी, विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय। धारा 13, राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उस सरकार द्वारा उसकी ओर से नियुक्त किया जाएगा। तो राज्य सरकार एक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करेंगी। विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, ठीक है, मतलब TI से नीचे का जो है अधिकारी विशेष पुलिस अधिकारी नहीं बन सकता है। 2 का, यदि जिला मजिस्ट्रेट यानी DM साहब, कलेक्टर साहब ऐसा करना है आवश्यक या समीचीन समझते हैं तो वह विशेष मामलों या किसी प्रकार के मामलों या साधारण मामलों की बात इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी विशेष पुलिस अधिकारी को प्रदत्त या प्रदत्त की जाने वाली सभी शक्तियाँ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को या सेना से निवृत्त अधिकारी को भी दे सकते हैं, उसको भी विशेष पुलिस अधिकारी बना सकते हैं। परंतु निम्न 3 व्यक्तियों को जो है विशेष पुलिस अधिकारी नहीं बनाया जाएगा। नंबर A, B, C। किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को जो अपनी सेवानिवृत्ति के पद पर निरीक्षक की पंक्ति से नीचे रहा हो, मतलब जब जो कम से कम वो रिटायर हुआ तब तक कम से कम TI इंस्पेक्टर वो रहा हो, ठीक है, और कमीशन अधिकारी रहा हो वो व्यक्ति जो उसमें सेना का सदस्य है रिटायर्ड, वो कमीशन अधिकारी रहा हो, और पुलिस में है तो निरीक्षक रखा हो, ठीक है। ये 2 लोगों, अगर ये लोग इससे नीचे हैं तो ये नहीं बनाए जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में अपने कर्तव्य दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए किसी क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता इतने पुलिस अधिकारी द्वारा जितनी वह आवश्यक हो की जाएगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यक्रम के बारे में साधारण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष पुलिस अधिकारी, ये कोई मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर अब नहीं रहती है। अब आती है सीधी धारा 14, अपराधों का संज्ञेय होना। तो ये अपराध इसके अंतर्गत जो है संज्ञेय है, मतलब अब पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है, पर वारंट के बिना गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा ही या उसके निर्देशन पर ही की जाएगी, अन्य पुलिस अधिकारी इसमें गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। और तलाशी वगैरह भी वो ले सकते हैं, तो वारंट के बिना तलाशी भी ली जा सकती है। अगर उसे लगता है विशेष पुलिस अधिकारी को कि कहीं वेश्यावृत्ति हो रही है तो बिना वारंट के भी सीधे वो और ले सकता है। और CRPC के जो है यहाँ पर नियम सब जो है लागू होंगे, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अब आती है व्यक्ति को छुड़ाना, धारा 16, जहाँ पुलिस से प्राप्त सूचना या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा अन्यथा किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कह रहा है अथवा उसे वेश्यावृत्ति कराई जा रही है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो निर्देश दे सकेगा कि ऐसे वेश्यागृह में प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति को वहाँ से हटाए, उसके समक्ष पेश करे, ठीक है। पुलिस अधिकारी को हटाने के पश्चात तुरंत उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा जिसने कोई ही मजिस्ट्रेट यहाँ पर लिखा है, तो अगर उसको लगता है कि ऐसा वेश्यावृत्ति यहाँ पर हो रही कराई जा रही है तो वो SI तक के व्यक्ति से बोल सकता है कि उसको यहाँ हमारे समक्ष पेश करो कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। धारा 17, धारा 15 के अधीन हटाया गया या धारा 16 के अधीन छुड़ाया गया व्यक्तियों की अंतःकालीन अभिरक्षा। अंतःकालीन अभिरक्षा मतलब जब तक उनका केस पेंडिंग है तो कहाँ पर उन्हें जो है रखा जाएगा। जब धारा 15 की धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति को हटाने वाला कोई विशेष पुलिस अधिकारी या धारा 16 की धारा के अधीन किसी व्यक्ति को छुड़ाने वाला कोई पुलिस अधिकारी धारा 15 की धारा 5 के अपेक्षा अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष या धारा 16 की धारा 2 के अधीन आदेश करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में किसी कारण असमर्थ है तो वह उसे तुरंत किसी भी वर्ग के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा जो ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उसकी तब जब सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित समझता है, और किसी भी के समक्ष जो है समुचित मजिस्ट्रेट है के सामने पेश करेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस उपधारा के अधीन आदेश तारीख 10 दिन के अनंत के बाद इस उपधारा के अधीन अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। जो व्यक्ति अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए 10 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं लौटाया जाएगा जो उसकी अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, उस पर अपहानिकर असर डालता हो। ऐसे किसी व्यक्ति को वो वापस नहीं किया जाएगा जो उसके ऊपर जो है गलत असर डाल सकता हो या उसका दुरुपयोग कर सकता हो।
उपधारा 2 आती है। ये भी जो है कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर नहीं है। माता पिता और इन वजह से व्यक्तियों को जो अच्छी मतलब सोच वाले हैं, अच्छा चरित्र है, उनको ही जो है वापस किया जाएगा। अब आती है 3, पढ़ लें उपधारा 3। मजिस्ट्रेट उस समय जब उपधारा 2 के अधीन मामले की जांच की जाती है ऐसे आदेश पारित कर देगा जो है व्यक्ति की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित समझे। ठीक है। धारा 16 के अधीन छुड़ाया गया कोई व्यक्ति बालक या आवश्यक है तो मान्यता प्राप्त संस्था में ही दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे अब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है। 17 का पढ़ लेना, पढ़ना हो तो 17 का अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 17 का धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्त है। माता पिता को दिया जाता है तो वो कैसे रखेंगे। धारा 17 की धारा 2 के किसी बात के होते भी धारा 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट धारा 16 के अधीन छुड़ाया गया किसी व्यक्ति को माता पिता संरक्षक व्यक्ति के पति के हवाले की जाने के लिए आदेश पारित करने के लिए माता पिता संरक्षक या पति को ऐसे व्यक्ति को रखने की सामर्थ्य असली पल के बारे में किसी न्यायालय जो है जांच कराएगा कि ये कोई व्यक्ति लेने आया है इसको, तो ये उसका वास्तव संरक्षक है नहीं। ऐसा नहीं कि इसको ले जाए और कहीं बेच दे, वैसे वेश्यावृत्ति कराए। वेश्यावृत्ति को बंद करना और परिसरों में अपराधियों की बेदखली ये सब मजिस्ट्रेट आदेश से करा सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं वेश्याओं को और परिसर को खाली करा सकते हैं। ये कोई जो है बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। संरक्षक गृह में रखे जाने या न्यायालय में देख रेख संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ जो है वेश्यावृत्ति कर रहा है वह न्यायालय में ऐसा आवेदन दे सकता है कि उसको छुड़ाया जाए, संरक्षण दिया जाए और जो है संरक्षक गृह में रखा जाए। मजिस्ट्रेट उसको संरक्षक गृह में भेज सकता है और परिवीक्षा पर छोड़ सकता है, उसको सुधारने के लिए आदेश जो है दे सकता है। वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना, धारा 20। कोई मजिस्ट्रेट इस इत्तला मिलने पर कि उसके स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान में रहने वाला या प्रायः जाने वाला कोई व्यक्ति वेश्या है, प्राप्त इत्तला पर सारा भी लिखित करेगा और ऐसे व्यक्ति को उससे यह अपेक्षा करते सूचना देगा कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो, कारण दर्शन करे कि अपने आप को उस स्थान से हटाने की अपेक्षा पुनः प्रवेश करने से प्रतिबद्ध क्यों न किया जाए। वेश्याओं को हटाने का आदेश दे सकता कि आप यहाँ पर नहीं आएंगी, यहाँ पर नहीं आएंगी। ठीक है। ऐसी सूचना की प्रत्येक प्रति जहाँ पर वो है वहाँ पर तामील के रूप में चिपका दी जाएगी। उपधारा 3 निर्दिष्ट सूचना की तामील के पश्चात प्राप्त सूचना की सच्चाई की जांच करने के लिए अग्रसर होगा और मतलब साक्ष्य वगैरह मंगाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहा है। पुनः प्रवेश के लिए प्रतिसिद्ध करा किया जाए तो मजिस्ट्रेट लिखित आदेश द्वारा उसे निर्दिष्ट रीति से उस व्यक्ति की संसूचित किया जाएगा। उससे अपेक्षा करेगा कि वह किसी तारीख के पश्चात चाहे उसके अधिकार देखो, लेकिन जो इसको आदेश दिया जाएगा कि आप यहाँ पर ना आए तो वो वहाँ पर जो है नहीं आएगा और यदि आएगा तो ये जो है अपराध माना जाएगा। इससे कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज़ है, लेकिन 200 रुपये तक का जुर्माना है, बस ये इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं है। संरक्षक गृह हैं तो संरक्षक गृह राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है। और संरक्षक गृह में उनको महिलाओं को या पुरुषों को जो वेश्याएँ हैं उनको रखा जाएगा, उनको जो है संरक्षण जो है प्रदान किया जाएगा, उनको खाना बनाने सिखाने ये सब चीज़ें कामगार वहाँ पे जो है सिखाया जाएगा। राज्य सरकार इसकी नियुक्ति करेगा, वही पोषण करेगा और बिना व्यक्ति के आवेदन पर भी उनको वहाँ भेज सकता है और कोई रहना चाहता है तो उसको भी वहाँ पर भेजा जा सकता है। ठीक है। 21 का अभिलेखों का पेश किया जाना। प्रत्येक व्यक्ति अपराधिकारी धारा 21 धारा 3 के दिन कोई सुरक्षा गृह या सुधार संस्था यथा स्थिति से स्थापित करने अनुच्छेद करने के लिए अनुज्ञप्त है, मान लाइसेंसधारी है तो न्यायालय जब भी मंगाएगा तो दस्तावेज वगैरह वहाँ पर पेश करना पड़ेगा। ठीक है। जो सुरक्षा गृह सुधार संस्था जो भी गृह चला रहे हैं उनकी लाइसेंस मिलेंगे और जब सरकार मंगाएगी देना पड़ेंगे। विचारण किसके द्वारा किया जाएगा तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रथम जो है महानगर मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय कोई इसका जो है नहीं करेगा। विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की शक्ति राज्य सरकार को है तो खूब कर सकती है चाहे तो। संक्षिप्त विचारण करने की न्यायालयों की शक्ति है केंद्र सरकार। देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, विशेष न्यायालय स्थापित करने की राज्य सरकार की शक्ति और 22 डबल काम है, ये जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पूछ दिए जा सकते हैं। और केंद्र सरकार भी विशेष न्यायालय स्थापित करती है 22 डबल ए के अंतर्गत।
और 22 खा जो है मामलों का संक्षिप्त जो है विचारण करने की न्यायालय की शक्ति है। ये संक्षिप्त मतलब जल्दी मामले को निपटा सकती है, पूरी जो है सुनवाई का अवसर दिए बिना। सुनवाई का अवसर तो दिया जाएगा लेकिन पूरी प्रोसेस जैसी ट्रायल होती है अन्य मामलों में वो नहीं होगी। संक्षिप्त जो है ट्रायल होगी, समरी ट्रायल होगी। लेकिन अगर समरी ट्रायल की जाती है तो फिर वहाँ पर 1 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जाएगी। अगर लगता है मजिस्ट्रेट को कि इसमें 1 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जानी चाहिए तो समरी ट्रायल नहीं करेगा, पूरी बाकायदा जो है ट्रायल की जाएगी। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 23 के बाद आती है 24 अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों का अल्पीकरण न होना। जो भी किशोर विधियाँ हैं या बच्चों से संबंधित कानून हैं उनका ये कोई अल्पीकरण नहीं करेगा, और उनको जो छूट दी गई है किशोर न्यायालय वगैरह में वो बाकायदा मिलेगी बच्चों के लिए, ठीक है। निरसन या व्यावृत्ति ये कोई पढ़ना नहीं है। अब हम पढ़नी है अनुसूची। तो अनुसूची हम जो है पढ़ लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर जो है 25 धाराएँ हैं इसमें, ठीक है, जो अध्याय में विभाजित नहीं थी। अनुसूची और देख लेते हैं। संयुक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट 7(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब, कलेक्टर साहब आदेश का 11(4) के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। बाकी में ये यहाँ पर 15(5)(16) हमें महानगर मजिस्ट्रेट और जीएमएफसी ही हैं। 18 के अंदर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट है। 19 के अंदर महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट चारों के 4 हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। इसमें भी जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा निर्मित कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है बीच में, और 22 खा में महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से हमने इस एक्ट को देखा। जो बाद में पढ़ाया है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझना, लेकिन जो पहले पढ़ाया है उसको इम्पोर्टेंट समझना, लेकिन बाद की सेक्शंस को याद रखना है। इसको अलग से सूचीबद्ध तरीके से भी अपन सेक्शन वाइज जो है याद करेंगे। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय।